हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने आप सबको कहा था कि मैं संगीत का जो है म्यूजिक का TRE 3.0 4.0 बिहार एस स्टेट के लिए पूरी NCERT करवाऊंगी विद नोट्स। तो हैंड रिटन नोट्स के साथ यहाँ राग परिचय की बुक का भी नोट्स में और NCERT दोनों मिलाकर मैंने बनाया है और ये हैंड रिटन है, तो आपको समझने में भी बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आप में से अगर कोई चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियोस डालूँ तो फटाफट आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपके फ्रेंड्स भी कोई हैं जो इनकी तैयारी कर रहे हैं तो आप उनको भी शेयर कर सकते हो और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूले। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज पढ़ने वाले हैं संगीत रत्नाकर के बारे में। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। इनमें जो नोट्स है वो NCERT और राग परिचय दोनों मिलाकर है। तो संगीत रत्नाकर जो है वो किसके द्वारा लिखा गया, किसके द्वारा रचित ग्रंथ है ये? तो पंडित सारंग देव के द्वारा रचित ग्रंथ है ये 13वीं शताब्दी में लिखी गई थी। और 13वीं से मतलब कि मुस्लिम साम्राज्य स्थापित होने से पूर्व का काल। ठीक है। जो ये सारंग देव थे ना, इनके जो दादाजी थे उनका क्या नाम था? उनका नाम था भास्कर। दादाजी का नाम इनका क्या था? भास्कर था। और इनके पिताजी का नाम सोढल। और ये दोनों ही कहाँ के थे? तो दोनों ही क्या थे? कश्मीर के थे। देखिए, आप में से अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है, PDF लेना चाहता है इसका, तो लिंक जो है वो कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई है। आप उनके थ्रू डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ की आपकी किसी भी तरीके की क्वेरी हो तो वहाँ पूछ सकते हो और आपको PDF भी मिल सकती है। तो देखिए, जो इनके जो दादाजी थे भास्कर और इनके पिता सौडल, ये दोनों ही कहाँ के थे? तो कश्मीर से थे। बाद में जो है ये देवगिरी, मतलब जो कि अभी दौलताबाद के नाम से जाना जाता है, आकर वहाँ पर बस गए। और जो इनके पापा दादाजी थे भास्कर, ये आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे। और सोडल जो इनके पिताजी थे वो कोषाधिकारी थे। और ये दोनों ही देशगिरी के शासक के यहाँ क्या थे? नियुक्त थे। चलिए, तो एक मिनट। हाँ, तो देखिए, जो इनको सारंग देव जी हैं, इनको आयुर्वेद का जो ज्ञान मिला है ये कहाँ से मिला है? तो अपने पूर्वजों से मिला है। जैसे कि आपने देखा कि इनके जो दादाजी थे वो आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे। तो देखिए, जो ये आयुर्वेद का ज्ञान उन्हें पूर्वजों से मिला था, ये इनको इसकी प्रमाण कहाँ मिलती है? तो इनकी प्रमाण संगीत रत्नाकर के प्रथम अध्याय में मिलती है, जो कि स्वर्गता अध्याय है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है इसके बारे में? नेक्स्ट देखिए आप, जो मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि जो इसके जो पिताजी थे वो क्या थे? तो वो कोषाधिकारी थे और इनके पिताजी और दादाजी दोनों देशगिरी के शासक के यहाँ नियुक्त थे। तो सारंग देव जो थे उनको आयुर्वेद के भी ज्ञाता थे वो, ये बातें उनके पूर्वजों से मिला था ये चीज़ें उनके अंदर। और कोषाधिकारी भी थे और ये भी देवगिरी के शासक के यहाँ नियुक्त थे। जो सारंग देव थे इनको कौन कौन सी भाषा आता था? तो तमिल और संस्कृत। कौन कौन सा? तमिल और संस्कृत। ये आयुर्वेद के, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आयुर्वेद के भी बहुत बड़े ज्ञान विद्वान थे। संगीत रत्नाकर के जो प्रथम अध्याय है उसमें पिंडोत्पत्ति प्रकरण के बारे में बताया गया है। ठीक है, मतलब मानव शरीर की संपूर्ण रचनात्मक प्रक्रिया और आध्यात्मिक प्रक्रिया जो है वो कैसी है, इनके बारे में 10 चक्रों के का विवरण किया गया है। सारंगदेव जी जो थे वो किसके भक्त थे? वो सारंगदेव जी शिव के भक्त थे। इन्होंने नाद के रूप में शिव को उपासना के योग्य माना है। इन्होंने नाद के रूप में किसको अपनी उपासना के योग्य माना है? तो शिव, क्योंकि शिव जी के वो क्या थे? भक्त थे। प्राण तथा अग्नि के योग से नाद तथा कंठ ध्वनि से उत्पन्न का कारण बताया है। मतलब प्राण तथा अग्नि के योग से नाद और कंठ की जो ध्वनि है उसकी उत्पत्ति का कारण बताया है उन्होंने। इन्होंने कहा कि जो वो ऐसा कलाविद जो कि नृत्य में, वादन में और गायन में तीनों में ही निपुण हो, वो क्या कहलाते हैं? उनको उन्होंने तौर यत्रिक कहा है। जो संगीत है वन सेकेंड। संगीत के इन्होंने क्या बताया? 2 प्रकार बताया, मार्गी और देसी। मार्गी और देसी।
संगीत रत्नाकर जो है इसमें कुल कितने अध्याय हैं, तो 7 अध्याय माना गया है। और इसीलिए इसको किस नाम से जानते हैं, तो सप्ताध्यायी। किसके नाम से, तो सप्ताध्यायी। जो 7 अध्याय है तो कौन कौन से थे, तो पहला अध्याय जो था वो था स्वरगता अध्याय। स्वरगता अध्याय में 8 प्रकरण के बारे में बताया गया है, जिसमें से दूसरा और तीसरा प्रकरण में जो है, पहला तो मैंने आपको बता दिया कि अध्याय 1 के प्रकरण 1 में क्या है, तो पिंडोत्पत्ति के बारे में है, जैसा कि हमने पहले जिक्र किया। देखिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, और आप में से किसी ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए नेक्स्ट क्या है, जो दूसरा और तीसरा प्रकरण है। दूसरा और तीसरा प्रकरण जो है उसमें किसके किसके बारे में, तो नाद के बारे में, श्रुति के बारे में, स्वर के बारे में, स्वर के देवता तथा रस एवं ग्राम एवं वर्ण के बारे में बताया गया है। अलंकार है, जाति है, सप्तक है, इन सब के बारे में दूसरा और तीसरा प्रकरण में बताया गया है। 4th एंड 5th प्रकरण में ग्राम हो गया, मूर्छना हो गया, तान हो गया, मतलब सरल मध्यम ग्राम हो गया, इन पर विशेष बल दिया गया। और 7वां और 8वां जो प्रकरण है, लास्ट प्रकरण, उसमें वर्ण, अलंकार, जाति, गीति, इनके बारे में बताया गया है। देखिए, जो नोट्स है आप इनको नोट डाउन भी करते चलें, ताकि आपका भी नोट्स क्या हो जाए, अच्छे तरीके से तैयार हो जाए, ताकि एग्ज़ाम टाइम में आपको हेल्प मिल सके। लेकिन फिर भी अगर आप नहीं कर पाते हैं आप नोट डाउन, अगर आप के पास टाइम नहीं है, तो आप एटलीस्ट सुन तो सकते हैं, ताकि क्या हो जाए, आपने अगर पहले से पढ़ रखा है तो आपकी रिवीजन हो जाए, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको रिकॉल, क्योंकि क्या होता है कि जब आप सुन के करते हो ना, तो वो चीज़ें आपको याद रहती है लंबे टाइम तक। और ये नोट्स जो है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। क्यों, क्योंकि इसको मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। इसमें मैंने एनसीईआरटी के पार्ट्स, राग परिचय के पार्ट्स को ऐड किया है, ताकि एग्ज़ाम में इनसे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। दूसरा क्या है, तो दूसरा अध्याय था क्या, राग विवेकाध्याय, रागाध्याय कहते हैं इनको। और इसमें किसके बारे में चर्चा की गई है, तो राग की परिभाषा के बारे में बताया गया है। 2 प्रकार के राग बताए उन्होंने, मार्ग राग और देसी राग। और 10विध राग वर्गीकरण की व्याख्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 10विध राग वर्गीकरण की व्याख्या कौन से अध्याय में किया गया है, तो राग विवेकाध्याय, मतलब रागाध्याय। मार्ग के इन्होंने 6 प्रकार बताए, और देसी के इन्होंने 4 प्रकार बताए। ठीक है, इन्हीं दोनों को मिला दो आप, 6 + 4 मतलब 6 + 4 कितना हो गया, 10। और इसी को इन्होंने 10विध राग वर्गीकरण कहा। और इन्होंने कुल रागों की जो को वर्णन की है अपने ग्रंथों में, वो 264 रागों की, कितनी, तो 264 रागों की वर्णन किया है। हमें 5 प्रकार के ग्राम रागों का वर्णन भी किया है, लेकिन गीतियों के आधार पर। तो 5 गीतियां कौन कौन सी बताया इन्होंने, तो शुद्धा, भिन्ना, गौरी, वेसरा, साधारणी। कौन कौन सा, शुद्धा, भिन्ना, गौरी, वेसरा, साधारणी। तीसरा अध्याय है प्रकीर्णाध्याय। देखिए, इससे जो है, ये प्रकीर्णाध्याय जो है, इसमें प्रीवियस ईयर्स में काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यही बस, मतलब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया आपके लिए। और बाकी जो है, मतलब इससे क्वेश्चंस जो है रिपीटेशंस में काफ़ी ईयर्स में पूछा गया है, तो ये आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तीसरा अध्याय, कभी तीसरा अध्याय करके पूछता है, तो कभी प्रकीर्णाध्याय। ठीक है, कि कौन से अध्याय है, कभी ऑप्शंस में आपको अध्याय के नाम रहेंगे, कभी दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे रहेगा आपको ऑप्शंस में। ठीक है, तो प्रकीर्ण अध्याय का मतलब क्या हुआ, प्रकीर्ण का मतलब क्या, विभिन्न प्रकार के। ठीक है, आलप्ति गान का वर्णन है इसमें, किसका वर्णन है, तो तीसरे अध्याय में आलप्ति गान का, जैसे राग आलाप्ति, रूप का आलाप्ति, गमक का प्रयोग जो है, गमक का प्रयोग किया गया, ये भी इसी के बारे में, इसी अध्याय में इसकी भी चर्चा है। आपको क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि जैसे आपको गमक के प्रकार में संगीत रत्नाकर के कौन से अध्याय में चर्चा की गई है, तो कौन से अध्याय में, तो आपको याद रहना चाहिए तीसरा अध्याय या प्रकीर्णा अध्याय। ठीक है, वाग्यकार, ये पूछा गया था कि वाग्यकार और गायक के गुण अवगुण के बारे में कौन से अध्याय में बताया गया, तो ये प्रकीर्णा अध्याय। काको और उसके 6 प्रकार होते हैं, इसके बारे में भी प्रकीर्णा अध्याय में ही बताया गया है। अब है प्रबंधा अध्याय। देखिए, प्रबंध का मतलब होता है बंधा हुआ, व्यवस्थित रूप, बंधा हुआ और व्यवस्थित रूप। प्रबंधा अध्याय जो है उसमें क्या बताया गया कि गान के 2 प्रकार, कितने प्रकार गान के, 2 प्रकार, निबद्ध गान और अनिबद्ध गान। निबद्ध गान जो तालबद्ध हो, और अनिबद्ध गान जो तालों में बंधी नहीं हो।
ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका संगीत में गायन को दो हिस्सों में बांटा गया है। संगीत में गायन को कितने हिस्सों में बांटा गया, दो हिस्सों में, मार्ग और देसी। देसी गान जो है मैंने बताया, जैसे कि इस अध्याय में बताया गया कि गान जो है तो निबद्ध और अनिबद्ध दो प्रकार में बांटा गया है। ऐसा गान जो ताल में बंधा हो वो निबद्ध गान, और जो ताल में बंधा नहीं हो वो अनिबद्ध गान। जैसे आलप्ति अनिबद्ध गान का उदाहरण, जैसे आलप्ति गान हो गया, राग आलाप्ति, रूप का आलाप्ति, स्वस्थान आलाप्ति, है ना। और निबद्ध गान में आपका प्रबंध गान, वस्तु गान, रूपक गान, ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि प्रबंध गान जो है वो किस तरीके का गान है, निबद्ध है, अनिबद्ध है, तो आपको ऐसे जवाब देना है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब मैंने इसमें लिखा है प्रीवियस ईयर्स को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट क्या है, प्रबंध की क्या है, चार धातुएं, ये भी किसमें बताया गया है, प्रबंध अध्याय में। कौन कौन सी धातुएं हैं, तो उद्ग्राह, मेलापक, ध्रुव और आभोग, जो कि आज के टाइम में इसी ध्रुव को क्या कहा जाता है, आधुनिक समय में स्थाई कहा जाता है। ठीक है, क्या बोला मैंने, प्रबंध की चार धातु, उद्ग्राह, मेलापक, ध्रुव और आभोग। और प्रबंध के 6 अंग होते हैं। प्रबंध के कितने अंग हैं, 6 अंग। कौन कौन से, स्वर, तेनक, पाठ, विरुद्ध, ताल और पद, ये 6 अंग हैं किसके, प्रबंध के। ये भी प्रबंधा अध्याय में ही बताया गया है। प्रबंधा अध्याय मतलब चौथा अध्याय था, ये 4th नंबर का था। 5वां अध्याय है आपका ताला अध्याय। नाम से ही पता चलता है इसमें तालों का वर्णन होगा। कितने प्रकार के ताले, तो मार्ग ताले 5 और देसी ताले 120 ताले। देखिए जो आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा ना, वो देसी ताले आपको 120 देखने को मिलेगा, मतलब 5 ताले और 20 ताले। ठीक है, और जब आपको 20 ताले दिखेगा, लेकिन जब आप उसके क्वेश्चंस को करने जाते हैं ना, तो उसमें आपको 120 और 5 ताले दिखेगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू आपको दोनों याद रखना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, जैसा क्वेश्चंस आएगा वैसे आपको टिकअप करना है, टिक करना है। बेसिकली आप याद रख सकते हैं कि 25 होता है दोनों मिलाकर। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऑप्शन में आपको 125 भी देखने को मिलेगा, तालों कितने ताल है, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है दोनों चीज़ें। ताल के 10 प्राण के बारे में भी वर्णन ताला अध्याय में ही है। तो कौन कौन से ताल के 10 प्राण है, तो काल, मार्ग, क्रिया, अंग, ग्रह, जाति, कला, लय, यति और प्रस्तार, ये 10 के प्राण है ताल के। अब ये 6th नंबर का जो है, छठा अध्याय जो था वो वाद्याध्याय था, जिसमें कि नाम से इसका भी पता चलता है चतुर्विध वाद्य वर्गीकरण के बारे में बताया गया वाद्याध्याय में। कौन कौन सा चतुर्विध, चतुर्विध मतलब चार वाद्यों का वर्गीकरण, 4 पार्ट में वाद्यों का वर्गीकरण किया गया। कुछ तो तंत्री था, तंत्र वाद्य, ठीक है, कुछ सुसीर फूंक से बजाने वाले जो होते हैं, कुछ घन जो धातु की या उपधातु के से बजता है, और अवनद वाद्य चमड़े से मढ़े हुए वाद्य जो होते हैं वो अवनद वाद्य होते हैं। ठीक है, तो उनके चतुर्विध वाद्य वर्गीकरण के तंत्र, सुसीर, घन और अवनद्ध वाद्य के बारे में वाद्य अध्याय में बताया गया है। नेक्स्ट है आपका 7वां अध्याय नर्तन अध्याय, जिसमें नृत्य के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि खत्म हो जाता है आज का हमारा संगीत रत्नाकर का टॉपिक। और चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग कल, नेक्स्ट क्लास है नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप में से अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करें ताकि उनको भी इनका फ़ायदा हो सके। और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत से आपके लिए ये पूरी नोट्स तैयार करी है, तो आपको भी क्या करना चाहिए, चैनल को सपोर्ट करना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।